बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और घर में अपने पेरेंट्स को तंग तो बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, क्योंकि आप लोग एक मैच्योर क्लास हैं और आप लोगों का काम है कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दें। मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम एजुकेशन और आज हम लोग अपने साइंस का काम शुरू करेंगे, साइंस का लेक्चर शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो है वो पहले से ही स्टार्ट कर लिया हुआ था और उसकी रीडिंग भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है और उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए थे। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमने क्वेश्चन नंबर 4.4 के सी पार्ट यानी एसिड रेन तक कर लिया था। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन का जो आंसर है उसका मैं पेज नंबर आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने पेज नंबर देख के वही वाला पेज नंबर ओपन करना है। जिन लाइंस को मैं अंडरलाइन करूंगी वही आपका आंसर होगा। तो ओजोन डिप्लीशन के आंसर के लिए आप सब लोगों ने ओपन करना है पेज नंबर 50। उम्मीद है सब लोगों ने पेज नंबर 50 ओपन कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आप लोगों को बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा ओजोन डिप्लीशन। इसके बाद अगर आप सब लोग यहाँ पेज नंबर 51 पर देखें तो यहाँ का पहला वर्ड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो बेटा हम लोगों ने ओजोन डिप्लीशन के क्वेश्चन का आंसर यहीं से स्टार्ट करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, स्प्रे केन्स एक्सेट्रा enter the air on leakage from these appliances. On reaching the ozone layer, they react with ozone and cause thinning of the layer. Hence, the ozone layer is depleted. The phenomena is called ozone depletion. इतने पैराग्राफ को अंडरलाइन। अब बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये बेसिकली आपके पास केमिकल्स होती हैं, या यूँ समझ लें कि आपके पास गैसेस होती हैं जो कि एयर कंडीशनर्स में से, जो आप लोगों के घरों में होती हैं, रेफ्रिजरेटर्स में से और स्प्रे केन्स में से। अब ये आपके पास बॉडी स्प्रेज भी हो सकते हैं, स्प्रे पेंट्स भी हो सकते हैं, उन सब के अंदर से निकलती हैं। ऑन एंटरिंग द एयर ऑन लीकेज फ्रॉम दीज अप्लाइंसेस, और जब इन अप्लाइंसेस को आप यूज़ करते हैं तो ये इन्हीं के अंदर से लीक होकर आपके एटमॉस्फेयर या आपकी एयर जो है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर, अब जैसा कि बेटा आप सब लोगों को पता है और हमने रीडिंग में डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर जो है वो आपके पास सबसे अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। यहाँ पर बेटा ये जो ओजोन लेयर होती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डायरेक्ट इस ओजोन लेयर तक पहुँचती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखें, ये CFCs मेंशन किया हुआ है। तो जब ये CFCs बेटा आप लोगों की इस ओजोन लेयर तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर ये इसके साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। अब बेटा डिप्लीट के दो मीनिंग्स होती हैं। एक मीनिंग तो ये होता है कि पतला हो जाना या ख़राब होना, और दूसरी मीनिंग होती है कि इनमें होल्स हो जाना या सुराख हो जाना। तो अब जैसे ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर के पास पहुंचते हैं तो ये उस ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करना शुरू करते हैं, और थिनिंग ऑफ दिस लेयर का मतलब है कि इस लेयर को पतला करना शुरू कर देते हैं। हैंस द ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटेड। इसी वजह से ओजोन लेयर जो है वो ख़राब हो जाती है, उसमें होल्स बन जाते हैं, और इस अमल को, फिनोमिना का मतलब होता है अमल, इस अमल को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। नेक्स्ट है थ्रू द थिन ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज of sun pass and reach the earth, where they affect the life by causing serious diseases like skin cancer and eye problems etc. These ultraviolet rays are also increase the temperature of the earth. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4.4 के डी पार्ट का आंसर यहीं तक है, ये इसको आप सारे अंडरलाइन कर लें। अब लास्ट पैराग्राफ का मीनिंग है बेटा कि जब ओजोन लेयर की आपके पास डिप्लीट हो जाती है तो उस ओजोन लेयर के अंदर से सन की अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो ज़मीन पर आना शुरू कर देती हैं। अब बेटा अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं ये हमारे पास सन से रिलीज़ होती हैं, और इनका इफ़ेक्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एटम बॉम्ब की रेडिएशंस का होता है। तो बेसिकली ये हमारे साथ वही काम करती हैं, या इनका हमारे ऊपर वही असर होता है जो एटम बॉम्ब की रेडिएशंस का होता है। तो जब बेटा ओजोन लेयर आपके पास बारीक हो जाती है तो उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो अर्थ पे आना शुरू हो जाती हैं, और वहाँ पर ये मौजूद जो ज़िंदा जानदार होते हैं उनमें काफ़ी सीरियस डिजीज़ या सीरियस बीमारियाँ पैदा करती हैं, जैसा कि स्किन कैंसर है, आई प्रॉब्लम्स हैं, यानी आपकी आई साइट जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगी, या कुछ केसेस में जो बहुत सीवियर होते हैं बिल्कुल आई साइट ख़त्म हो जाती है। इन अल्ट्रा वायलेट रेजेस के ज़मीन पर ज़्यादा आने की वजह से, या इन रेज़ के ज़मीन पर ज़्यादा होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है, या अर्थ का दर्जा हरारत जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काज हो रहा है। ओके बेटा, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4.4 के डी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट अब आप लोग फिर से अपनी एक्सरसाइज वाले पेज पर आएँ।
यहाँ पर बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.5 है, पॉइंट आउट द रिसोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स यू फाइंड इन योर लोकेलिटी एंड सजेस्ट वेज टू रिड्यूस द पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज। इस क्वेश्चन का मतलब है कि बेटा आप अपने इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसमें पहले तो एयर पोल्यूटेंट्स के जो सोर्स हैं उनको फाइंड आउट करें, यानी उनको ढूंढें, और फिर कुछ ऐसे हमारे पास तरीके भी सजेस्ट करें जिनके ज़रिए से हम इनको कम कर सकते हैं, या इन एयर पोल्यूटेंट्स को जो असरात हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए आप सब लोगों ने अब आ जाना है पेज नंबर 46 पर। ये देखें, ये पेज नंबर 46 है। पेज नंबर 46 को ओपन करने के बाद आपको पहला बोल्ड लेटर्स में हेडिंग नज़र आएगी, एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। अब बेटा एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज में आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो डायग्राम है इसमें सारे के सारे एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया गया है, और रीडिंग में भी आप लोगों को बताया गया होगा कि एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। अब बेटा यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक्सेट्रा आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, यहीं से आप लोगों का आंसर स्टार्ट होगा। पॉइजनस गैसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड पर्टिकुलर मैटर लाइक सूट, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स, मेटालिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा इज आल्सो द एयर पोल्यूटेंट्स। तो इस पैराग्राफ में बेटा सबसे पहले आपको एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। इनमें आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। उसके अलावा जितनी भी जहरीली गैसेस हैं जो कि कहाँ से पैदा होती हैं, जब जो आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी जो मुर्दा जानवर या पौधे होते हैं उनके डीके करने से, डीके का मतलब होता है गलना सड़ना, या फिर जो आपके पास सूट और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं यानी ये जो मिट्टी के ज़र्रात हवा में उड़ रहे होते हैं, या फिर ये जो पोलन्स होते हैं यानी ये जो फ्लावर्स वगैरह के अंदर से बीज निकलते हैं जो कुछ लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस काज करते हैं, ये तमाम आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स की एग्जाम्पल होती हैं। तो यहाँ से बेटा आप लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4.5 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आप देखिए नीचे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। अब ये बेटा आपको सोर्स दिया है कि ऊपर जो कार्बन मोनोऑक्साइड मेंशन की थी उसका सोर्स क्या होता है या वो कहाँ से पैदा होती है। उसके अलावा स्मोक रिलीज फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा आपके पास जब आप कोल को जलाते हैं यानी कोयले को जलाते हैं या अदर फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स अब आपके पास बेटा क्या क्या होता है, नेचुरल गैस ये आपके पास फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल ये आपके पास फॉसिल फ्यूल है, और उसके अलावा ये जो आपके पास दूसरे पेट्रोल के जैसे आपके पास ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया, ये सब आपके पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो इन सब के जलने से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जो गाड़ियों का धुआं होता है उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट गैस है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल एंड ऑयल इन फैक्ट्री, स्मोक रिलीज फ्रॉम द थर्मल पावर स्टेशंस यूजुअली कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड। ये वाला पूरा का पूरा जो आपके पास पैराग्राफ है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में आपको ऊपर जो जितनी भी गैसेस मेंशन की हुई हैं उन तमाम के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ कहाँ से आपको मिलती हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि कहाँ कहाँ से मिलती हैं। बेटा जो सल्फ़र के आपके पास ऑक्साइड्स हैं वो आपको तब मिलते हैं जब आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं या ऐसी चीज़ों को जलाते हैं जिनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड हो। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं बेटा ये आपके पास तब रिलीज़ होते हैं जब आप कोयला जलाते हैं या तेल जलाते हैं यानी ऑयल जलाते हैं। कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ में या व्हीकल इंजन्स में यानी गाड़ियों के इंजन्स में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं बेटा ये तब रिलीज़ होते हैं जब आप कोई भी ऐसा कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन जो है वो मौजूद होता है, जैसा कि आपके स्प्रे केन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं और एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। यहाँ तक तो बेटा आपके पास था ये क्वेश्चन नंबर 4.5 का पहला पार्ट, जिसमें उन्होंने पूछा था कि एयर पोल्यूटेंट्स और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। अब सेम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए आप लोगों ने ओपन करना है पेज नंबर 57। ये देखें, ये पेज नंबर 57 है, इसको ओपन करना है। अब बेटा हमने इस पोर्शन में ये बताना है कि हम इसको रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं या इसको कम किस तरह से कर सकते हैं, ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनके असरात को। तो इसके लिए बेटा यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5। बेसिकली आप लोग 5 पॉइंट्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है। तो इन तमाम पॉइंट्स को आप लोगों ने साथ ही साथ मेंशन कर लेना है या साथ ही साथ अंडरलाइन कर लेना है। ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.5 का ही पार्ट है। अब इस पार्ट में बेटा आप डिफरेंट तरीके सजेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड सजेस्ट कर रहे हैं जिनके ज़रिए से आप एयर पोल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं। जैसा कि सबसे लास्ट
क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड, यानी आपको ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल ना होती हों या जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हों। हम अभी पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हवा में रिलीज़ होते हैं तो ये ओजोन गैस को डिप्लीट करते हैं या उसकी लेयर जो है उसको थिन करते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो। इंजन व्हीकल्स शुड बी ट्यून प्रॉपरली, कि जो गाड़ियों के इंजन्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से ट्यून करना चाहिए। ट्यून का मतलब होता है कि उनको सर्विस करवानी चाहिए उनकी, और उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका इंजन अच्छा होगा तो एयर पोल्यूशन जो है वो कम से कम होगी। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर, कि जो आपके पास इंडस्ट्रीज़ की गैसेज होती हैं या इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हवा में रिलीज़ करने से पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए। फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको पॉपुलेटेड एरियाज़ से दूर बनाना चाहिए ताकि शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको एयर पोल्यूशन का सामना कम से कम हो। जो आपके व्हीकल्स होते हैं यानी गाड़ी जो होती हैं उनके जो इंजन्स होते हैं उनमें ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए जो सल्फ़र और लेड फ्री हो। और इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज़ फॉर ट्रैवल, और सफ़र के लिए आपको ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपकी अपनी ज़ाती मिल्कियत ना हो, यानी अपनी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपको सपोर्ट करना चाहिए ताकि गाड़ियों की अमाउंट कम से कम हो। और जिस भी तरह का आपके पास कचरा होता है उसको आपको ऐसे फेंकना चाहिए या ऐसे उसको डंप करना चाहिए कि वो किसी के लिए नुकसानदार ना हो, यानी ओपन प्लेसेस में ना फेंकें, खुली जगहों पर ना फेंकें ताकि आपके पास नुकसान कम से कम हो। तो आज का काम बेटा आप लोगों का यहीं तक है। क्वेश्चन नंबर 4.4 का डी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4.5 कंप्लीट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4.5 कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, तो आज का मैसेज ऑफ द डे है टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, क्योंकि आप बड़े होते हैं तो आपका काम होता है कि आप अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें और अपने छोटे बहन भाइयों का भी निहायत ख्याल रखें। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।